आज की कहानी वंदना सोलंकी द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है एक ही भूल। अभी अभी तो नीलिमा हॉस्पिटल से आई ही थी। फ्रेश होकर खाना खाने बैठी ही थी कि फ़ोन बजने लगा। हॉस्पिटल से ही था। कोई इमरजेंसी होगी सोचते हुए उसने फ़ोन रिसीव किया। उधर से पुष्पा नर्स ने कहा, डॉक्टर नीलिमा, एक इमरजेंसी केस आया है, बहुत ही क्रिटिकल केस है, आप ही संभाल सकती हैं इसे, प्लीज़ आप जल्दी आइए। डॉक्टर नील भी पैनिक हो रहे हैं। ओके ओके, अभी आई मैं, तुम ओटी तैयार करो। डॉक्टर नील को बोलो तब तक मरीज को हैंडल करें। जल्दी जल्दी खाना खाते हुए ही नीलिमा तैयार होने लगी। ऑपरेशन थिएटर में सारी तैयारियां हो गई थी। नीलिमा ने जाते ही चार्ज संभाल लिया। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद अचानक उसकी नज़र मरीज के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। अरे, ये तो राघव है। फिर नर्स की ओर मुखातिब होते हुए बोली, इनके कोई रिश्तेदार घर वाले आए हैं? नर्स ने नहीं में सिर हिलाया। ऐसे कैसे, बिना किसी परिचित के आपने ऑपरेशन होने दिया? हम हॉस्पिटल अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे? इतनी लापरवाही? अच्छा, इनके सामान में कोई पहचान पत्र, मेरा मतलब है कुछ आईडी, मोबाइल वगैरह तो होगा? यस डॉक्टर, मोबाइल तो है पर उसमें लॉक लगा है। पहचान पत्र में शिमला का पता दिया हुआ है। ओके, इनका मोबाइल लेके आओ। मोबाइल पासवर्ड मांग रहा था। नीलिमा ने कुछ सोचकर राघव की डेट ऑफ बर्थ टाइप की पर लॉक नहीं खुला। फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी जन्म तारीख टाइप की। अरे, ये तो खुल गया। बड़ी हैरानी हुई और खुशी भी हुई उसे, पता नहीं क्यों। तो क्या अब तक राघव उसे? नहीं, राघव ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं था। शायद वो तो सूची को, इससे आगे उसके दिमाग ने सोचने से ही मना कर दिया। फिर उसने राघव का पर्स टटोला। पर्स के अंदर की तहों के अंदर उसे अपनी एक फ़ोटो नज़र आई जो एक बार राघव ने किसी फॉर्म में लगाने के लिए ली थी, तभी शायद उसने रख ली होगी। तो क्या राघव सच में मुझसे? दिल ने सोचा पर मन फिर से बगावत करने लगा। सोचते सोचते नीलिमा के सिर में दर्द होने लगा था। वो अपने रूम में आ गई। राघव को कुछ घंटे बाद होश आना था। उसने कमरे की खिड़कियां खोली तो ताज़ी हवा का झोंका आया, साथ अपने पुरानी यादें भी ले आया। 5 साल पहले, तब नीलिमा ने मेडिकल में दाखिला लिया था अपनी बेस्ट फ्रेंड सूची के साथ। वो कॉलेज कैंपस में घुसी ही थी कि 8-10 सीनियर लड़के रास्ता रोक कर खड़े हो गए। किसी ने डांस की फरमाइश की तो किसी ने गाने की और किसी ने हीरो हीरोइन की नकल करने की फरमाइश कर डाली। और भी 6-7 नई लड़कियां भी थी। सूची ने गाना गाया, बहुत मधुर आवाज़ थी उसकी। सब मंत्रमुग्ध हो सुनते रहे। फिर अन्य लड़कियों ने भी उन लोगों की आज्ञा अनुसार कार्य किए। उन्हीं सीनियर लड़कों में एक राघव भी था जो कुछ बोल तो नहीं रहा था पर उसकी नज़रें नीलिमा पर ही पड़ी थी, इतनी कि वो उनकी घूरती नज़रों से असहज हो रही थी। तब तक नीलिमा की बारी आती टीचर आ गए। उन्होंने लड़कों को डांट कर क्लासेज में भेज दिया। नीलिमा ने राहत की सांस ली। कभी कैंटीन में तो कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंपस में राघव से मुलाकात हो ही जाती। अक्सर वो सूची के साथ ही रहती थी। धीरे धीरे उनमें बातें होने लगी, फिर मुलाकातें बढ़ी। तीनों अक्सर अपना समय साथ ही गुजारते थे। पूरे कैंपस में वे तिकरी मशहूर थी। राघव का फाइनल ईयर था। नीलिमा को महसूस होने लगा था कि शायद राघव उसकी ओर आकर्षित होने लगा है। वह भी राघव को पसंद करती थी। सूची उससे कभी अक्सर कहती रहती कि अपने मन की बात बोल दे, पर नीलिमा असमंजस में थी। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वो प्यार है या महज आकर्षण। फिर लड़की होकर वो कैसे पहल करे? राघव को आगे बढ़कर उससे इजहार मोहब्बत करना चाहिए।
एक दिन तीनों कैंटीन में बैठे थे। सुची आज भी उसे उकसा रही थी। नीलू बात करना राघव से, पर नीलिमा स्वयं पहल नहीं करना चाह रही थी। उन लोगों ने अभी खाना शुरू ही किया था कि सुची का फ़ोन आ गया। अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ़ोन लेकर बाहर बात करने आ गई। अब नीलिमा और राघव अकेले थे। तभी सुची घबराई हुई आई और बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ है, चंडीगढ़ के अस्पताल में एडमिट हैं, अभी जाना पड़ेगा। इतनी जल्दी ट्रेन का टिकट मिलना मुश्किल था। बस से रात में अकेले दिल्ली से सफ़र करना ठीक नहीं था, तो राघव ने अपनी कार से जाने का ऑफ़र दिया। नीलिमा को भी ये सुझाव अच्छा लगा। राघव और सुची फौरन रवाना हो गए। नीलिमा को ज़रूरी असाइनमेंट करने थे, तो वो नहीं गई। उसने सुची को कहा कि वो उसके असाइनमेंट भी पूरे कर देगी, तू बस अंकल का ध्यान रखना। 10 दिन हो गए थे सुची और राघव गए हुए। दोनों में से किसी के भी फ़ोन नहीं लग रहे थे। नीलिमा को बहुत चिंता हो रही थी और किसी का नंबर उसके पास था नहीं। पता करे तो कैसे, इसी दुविधा में नीलिमा थी कि किसी अननोन नंबर से कॉल आई। उसने उठाया तो राघव का फ़ोन था। राघव ने बताया कि सुची के पापा का देहांत हो गया है। राघव ने बताया कि उसका फ़ोन कहीं खो गया था, वो किसी और के नंबर से कॉल कर रहा है। नीलिमा ने कहा, मैं भी आती हूँ कल वहाँ। राघव ने कहा, तुम रहने दो, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगा, फिर उसके बाद तुम आ जाना। तब तक तुम उसके असाइनमेंट सबमिट कर दो, टीचर्स को उसके पापा के बारे में खबर कर दो। 1 हफ्ता हो गया पर राघव नहीं आया। उस नंबर का फ़ोन किया तो वो सुची के किसी रिश्तेदार का नंबर था जो चंडीगढ़ से जा चुके थे। सुची का नंबर बंद आ रहा था। नीलिमा ने चंडीगढ़ जाने का विचार बनाया। उसने कॉलेज के ऑफिस से सुची के घर का पता निकलवा लिया। चंडीगढ़ में नीलिमा सुची के घर पहुंची तो देखा वहाँ ताला लगा हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अपनी पैतृक गांव गए हैं, जिसके बारे में उन लोगों को नहीं पता कि कहाँ हैं। उन लोगों को यहाँ आए वे कुछ ही वर्ष हुए थे। शिमला के आसपास कहीं उनका गांव है, ऐसा उन लोगों ने बताया। अब क्या करूं? किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सुची का माँ का नंबर पड़ोसी से लिया, वो भी बंद आ रहा था। रात भी होने को आई थी। वो बस पकड़कर वापस दिल्ली आ गई। दिन, महीने, साल गुजरते गए। सुची और राघव का कोई पता नहीं था। राघव का तो फाइनल ईयर था। अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर दोनों कैसे और कहाँ गायब हो गए। राघव के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पर कोई नतीजा नहीं निकला। 5 साल बाद राघव मिला है अस्पताल में, इस हालत में। क्या हुआ होगा? इतने साल राघव कहाँ था? सुची कहाँ है? कितने सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे, पर जवाब सिर्फ राघव के पास थे। वो उसके ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी। राघव अब ठीक होने लगा था। उसके घर वाले भी आ गए थे। नीलिमा को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिला। हताश उदास नीलिमा अपने केबिन में बैठी थी। तभी सुरेश चपरासी आया। उसने मेज की दराज से एक पत्र निकालकर उसे दिया और बोला, मैडम 3-4 दिन पहले ये लेटर आया था, पर मैं छुट्टी पर चला गया था तो किसी को बोल नहीं पाया कि ये खत आपको दे दे। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं। खत खोलते हुए नीलिमा ने कहा, खत पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। लिफाफा पर नीलिमा के लिए लिखा था। उत्सुक सा बस उसने खत खोला। सुची का खत है ये तो। उसकी बाँछें खिल गई, पर मन ही मन बरबराने लगी। खत कौन लिखता है आज के ज़माने में? पागल है ये लड़की भी। इतने सालों से कुछ पता नहीं है और अब ये मैडम खत भेज रही हैं। मिलने दो, फिर खबर लेती हूँ इसकी। वैसे मन ही मन खुश भी हो रही थी नीलिमा अपनी खास सहेली का खत पाकर। जल्दी जल्दी खत खोलकर पढ़ने लगी। प्यारी सखी नीलू, तुम ये खत पढ़कर आश्चर्यचकित होगी कि इतने सालों बाद मैं तुझे खत क्यों लिख रही हूँ। आज के ज़माने में खत कौन लिखता है ना? पर क्या करूँ, तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपनी भावनाओं को खत के माध्यम से कहने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। इन 5 वर्षों में मेरे साथ बहुत कुछ घट गया। पापा के बारे में तो तुझे पता ही है।
अब माँ भी नहीं रही इस दुनिया में। हाँ नीलू, ये करवा सच है। मेरे जीवन में ग्रहण लग गया है, इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तू कुछ समझ नहीं पा रही होगी ना कि मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ। चल तुझे बताती हूँ सारी बात तफसील से। पापा के देहांत के बाद मैं बहुत दुखी थी। उस घड़ी में राघव ने मुझे और मेरी माँ को संभाला। पापा के जाने के बाद से ही माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैंने राघव को कहा भी था कि वो दिल्ली वापस चला जाए, पर वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत में कुछ सुधार आ जाए फिर वो चला जाएगा। फिर पता नहीं किन कमज़ोर पलों में हमसे एक गलती हो गई। हम बहुत शर्मिंदा थे, पर जो होना था हो चुका था। पर यकीन मान नीलू, उस मनहूस घड़ी के बाद हमने कभी वो गलती नहीं दोहराई। और क्यों करते फिर से वही गलती। तू और राघव एक दूसरे को प्यार करते हो ना। राघव तो तुझे दिलो जान से चाहता है। इसी आत्मग्लानि में वो तेरे सामने नहीं आया और मैं भी तुझसे कैसे नज़रें मिलाती। अभी और सुन, अभी तो और भी इम्तिहान आने बाकी थे मेरी ज़िंदगी में। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पैरों के नीचे से मानो जमी ही खिसक गई। उसी दिन राघव दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था। मैंने राघव को ये खबर सुनाई तो उल्टे पांव चला आया। हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि माँ ने सब सुन लिया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उन्हें होश आया तो वो मेरी और राघव की शादी का दबाव डालने लगी। हमने उन्हें बहला फुसला कर मना लिया कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर 1-2 दिन बाद हम दोनों उनके सामने जयमाला डाले खड़े हो गए और शादी के नकली पेपर दिखा दिए। माँ के सामने हम पति पत्नी की तरह रहने का दिखावा करने लगे, पर शायद माँ को हम पर शक होने लगा था कि हम उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पापा के जाने का सदमा तो उनको लगा ही था। मैंने एक सुंदर प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। राघव उसे बहुत प्यार करता था। वो सिर्फ उस नन्ही परी का पापा था, बस, कुछ और नहीं। एक दिन माँ को हमारी नकली शादी की बात पता चल गई। इस बात से उनको ऐसा सदमा लगा कि परी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही वो भी इस दुनिया से अलविदा कह गई। मैं कितनी बुरी हूँ, कितनी मनहूस और अभागन हूँ, जो मैंने अपनी माँ की जान ले ली, तुझे भी धोखा दिया। पर यकीन मान नीलू, राघव आज भी तेरा है। वो तुझसे बेइंतहा प्यार करता है। पापा के दोस्त के बेटे ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राघव ने खुशी खुशी मेरी शादी विकास से करवा दी और स्वयं चंडीगढ़ के अस्पताल में फाइनल ईयर की पढ़ाई करने लगा। मैं वहाँ शिमला में अपने पति विकास के साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, परी के बारे में मेरे पति को कुछ नहीं पता और ये बात मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। तू तो जानती है ना, टिपिकल भारतीय मर्दों को। राघव ने अभी तो परी को शिमला के अनाथ आश्रम में रख छोड़ा है, जिससे कि मैं उससे मिल सकूं। वो उससे नियमित रूप से मिलने जाता रहता है। मैं बहुत मजबूर हूँ, अपनी बच्ची को अपना नहीं कह सकती। छिप छिप के कभी कभार उससे मिल लेती हूँ। तुझसे एक विनती है नीलू, हालांकि अब मैं इस काबिल नहीं कि तुझसे कुछ मांगूं, पर फिर भी तुझसे मांग रही हूँ। क्या तू मेरी परी की माँ बनेगी? क्या तू मुझे मेरे गुनाह के लिए माफ़ कर पाएगी? क्या तू राघव को अपना लेगी? वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है। पता है, इस गलती के लिए वो खुद को कभी नहीं माफ़ कर पाया और इसी गम में उसे हाई बीपी और दिल की बीमारी ने घेर लिया है। न ठीक से खाता पीता है, न वक्त पर दवाई लेता है। पिछले 1 महीने से उसका कोई अता पता नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज़ नीलू, उसके बारे में पता कर और हो सके तो मुझे भी बता देना। अगर तू मुझे माफ़ कर सके तो। तेरी बहुत बहुत बुरी धोखेबाज सखी। पता नहीं ये लिखने का मुझे हक भी है या नहीं। सूची। नीलवा न जाने कब तक यूं खत हाथ में लिए बैठी रही। आंसुओं से खत गीला हो गया था। उसे होश ही नहीं था कि वह पिछले 4 घंटे से वहीं बैठी थी। चपरासी केबिन में आया। अंधेरा हो रहा था। चपरासी ने लाइट जलाई तो डॉक्टर नीलिमा को आंसुओं में डूबे देखा। उसने आवाज़ें लगाई, पर नीलिमा ने नहीं सुनी। जब उसने कंधा पकड़कर झकझोर कर हिलाया,
तब नीलिमा अपने होशो-हवास में आई। उसने राघव के बारे में पूछा। नीलिमा राघव की वार्ड की ओर भागी। आज उसे कुछ कदम की दूरी भी मीलों के फासले के समान प्रतीत हो रही थी। हाँफते हुए वह राघव के बेड के पास खड़ी हो गई। राघव अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। उसके घर वाले भी नहीं दिखाई दे रहे थे। इस समय दवाई के असर की वजह से वह गहरी नींद में सो रहा था। अपनी उखड़ी हुई सांसें दुरुस्त करती हुई नीलिमा राघव के बेड के समीप पड़े स्टूल पर बैठ गई। उसने राघव का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीमे स्वर में कहा, आई लव यू राघव। अचानक राघव ने आंखें खोल दी। नीलिमा एकदम से सकपका गई। राघव उसे अपने इतने करीब देख और स्वयं के लिए नीलिमा की आंखों में प्यार देख भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर नीलिमा ने उसके होठों पर उंगली रखकर चुप करा दिया। चुपके चुपके आज 2 दिन मिल रहे थे, 1 सप्ताह बाद। आज पूरे अस्पताल को दुल्हन सा सजाया गया था। बाहर बोर्ड लगा था, नीलिमा वेट्स राघव। सुचि अपने पति के साथ खड़ी अपनी परी को प्यार से निहार रही थी, जो इस समय डॉक्टर नील की गोद में बैठी अपने पापा और नई माँ के ऊपर पुष्प बरसा रही थी।